बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या वो जो करारदाद आई थी सैनेट में कि वॉर एंड टेरर के इशूज़ हैं मुल्क में दहशत गर्दी के खदशात हैं, मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवार से लेके जो पार्टियों के कैंडिडेट हैं उन पर हमले हो सकते हैं। इस वक्त हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया है। तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं के द्वारा आपने मुल्क की सियासत से सज्जाद अली शाह ज्वाइन किया। हमें खुशामदीद कहेंगे सज्जाद अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया आप ज्वाइनिंग का, बहुत शुक्रिया। शाह साहब बताइएगा कि इलेक्शन करीब होते जा रहे हैं और मुल्क में दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है। कहीं वो जो करारदाद लाई गई थी सेनेट में वो दुरुस्त साबित तो नहीं होने जा रही? बिल्कुल साजिद, इस हवाले से हकीकत यही है कि दो सूबों में अमन अमान का बड़ा मसला हुआ है इस वक्त, और केपीके और बलूचिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल बुनियाद पे जो है वो दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। और आज भी जो है अफसोसनाक वाकया आपके इल्म में होगा कि मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर और रहनुमा, मुकामी रहनुमा, उनको निशाना बनाया गया। उनको 6 गोलियां लगी हैं, शदीद जख्मी हालत में वो अस्पताल में मौजूद है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये किस रुख पे जा रही हैं, ये बड़ी तशवीशनाक है। और कम अज कम ये दोनों बड़े सूबे हैं, यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो समझ से बालातर है। हालांकि लॉ एनफोर्सेस भी जो है वो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मुकामात पे बड़ा नुकसान उठा रही है और जानी नुकसान हुआ है। हालांकि ऑपरेशन कामयाबी से चल रहा है। आप शाह साहब आप लाइन पे रहे ना, तो जरा पीटीआई के मरकजी रहनुमा ने में ज्वाइन किया असरार में भाई साहब ने, उससे भी जरा मौके लेते। आप भाई साहब खुशामदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। अब भाई साहब एक करारदाद लाई गई थी एक हफ्ता पहले और उस करारदाद का मतन ये था, रीजंस कुछ बताए गए थे कि दो सूबों में वॉर एंड टेरर, दहशतगर्दी के मामलात हैं, खदशात हैं। फिर आज आज़ाद उम्मीदवार से लेके PMLN के एक रहनुमा पे हमला हुआ है जानलेवा। तो कहीं वो करारदाद दुरुस्तगी की तरफ तो नहीं जा रही? साजिद भाई, आप हमेशा ऐसे टॉपिक्स को छेड़ते हैं जिनको छेड़ने से बहुत से लोगों के पर जलते हैं। उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की कि जी इलेक्शन के होने के ऊपर एम्बिग्यूटी फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। तो क्यों सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने करारदाद पेश करके उस इलेक्शन को मुलतवी करने की बात की? सही, मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव है सही कि ये वो तमाम लोग जिनको ये पता है कि इलेक्शन हुए और अगर वो 30 to 40% भी फेयर हो गए, 100% तो खैर आप भूल जाएं, क्योंकि वो तो यहीं से प्री पोल रिगिंग आपको पता चल गई कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है उसको आपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की इजाजत नहीं दी। उसके जो कैंडिडेट्स थे उनके पेपर्स आपने रिजेक्ट किए, उनको आपने बिला वजह परेशान किया, उसके सिंबल को बार बार आपने क्वेश्चनेबल बना दिया, हालांकि एज पर लॉ वो हमारा था। तो उस सारी चीजों के बावजूद भी इन तमाम लोगों को पता है कि अगर इलेक्शन 30% 40% भी फेयर होते हैं तो उन सब की शिकस्त वाज़ेह है। तो वो तमाम लोग, उसमें वो इदारे भी शामिल हैं, उसमें वो सियासी जमातें भी शामिल हैं, जिनको पता है कि इस इलेक्शन के नतीजे में वो किस्सा पारीनियां बन जाएंगे, वो इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तराशेंगे और अभी शायद एक दो बड़े इस्तीफे आ जाएं जिसकी वजह से इलेक्शन इल्तिवा का शिकार हो जाएं। नहीं तो पाकिस्तान के हक में है ये इलेक्शन। आप कबल वक्त ये बातें क्यों कर रहे हैं अब्बास साहब? देखें साजिद भाई, आपने एक चीज छेड़ी है तो मैंने कहा है आपको, पाकिस्तान के मसाइल का हल ये कौन बीच में बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रही, बीच में कोई मेरा साथी बोल रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्या वो कह रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी बात कंप्लीट कर दूं, शायद उनको मेरी आवाज आ जाए। मैं क्लियर एक कट बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल इस वक्त एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में है कि अवाम की विल जिस पार्टी के साथ हो उसको इक्तदार सौंप दिया जाए और वो माशी प्लान से लेके वॉर एंड टेरर के प्लान से लेके और अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाए और वो फॉरेन पॉलिसी बनाए जो किसी मुल्क की खुशनुदी के लिए ना हो
बल्कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। इसके अलावा जितने भी आप मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करेंगे उससे तजर्बेकार में आपको नए नए तजर्बे का रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन पॉजिटिविटी नहीं आएगी। अच्छा, फिर मुझे आप लास्ट में ये भी बताते जाइए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, मुझे ये बताते जाइए कि बल्ला तो वापस मिल गया आपको, तो अब तो आपको ये उभाम और ये शिकवे ना होने चाहिए ना कि हमारे साथ कोई सौतेला सलूक किया गया। एज पर लॉ आपने खुद कहा कि बल्ला हमारा था, हमें मिल गया, चले ठीक है। वो कहते हैं ना कि कहीं किसी सूबे में आपको 9 मई सामने आया, तो वो तो कह सकते हैं ना सर, अब आपके कुछ अपने ही शायद काम थे या पार्टी पॉलिसीज थी, लेकिन इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड में आपको हिस्सा मिला है सर। अगर साजिद भाई जैसा बाखबर साफी ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कानूनी जंग लड़के अपना हक लेने पे लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, तो फिर मैं इस पर सिर्फ खामोशी का सहारा लूंगा, क्योंकि ये जो हमारा बेसिक राइट, अगर आप एक प्रोग्राम अपना ही निकाल लें जिसमें उस दिन जब पहला इंटरम ऑर्डर आया था पेशावर हाईकोर्ट का, उस रात को आपने मेरे से एक प्रोग्राम किया था, तो मैंने उस वक्त भी बिल्कुल बाबांगे दाखिल कहा था कि वो हमारा हक है, उसे देकर हम पर कोई एहसान नहीं किया जा रहा। मैं आज भी ये कहता हूं, और ये भी कहें साथ में ये भी कहें कि हमें अदलिया से रिलीफ मिला, यास्मीन राशिद साहिबा भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी, उस्मान डार की वालदा भी करेंगी, आपके और लोग भी बहाल होते जा रहे हैं, तो ये समर मिल रहा है ना सर? मेरी बात सुनने ना जरा, लेट मी कंप्लीट ना। आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर अपना जवाब दे दिया। ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते थे? वजह क्या थी? क्यों उनके कागजात रिजेक्ट किए गए थे? मुमकिन है कौम के सामने लाए ना सर। मुमकिन है कोई टेक्निकलिटीज हो जो कि अदलिया ने दूर कर दी। अच्छा, अगर वो टेक्निकलिटीज थी तो टेक्निकलिटीज क्लियर कैसे हो गई? अदलिया ने दूर की। नहीं ना सर, ये देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में एक बात की थी कि सबसे पहले तो प्री पोल रिगिंग वहीं से शुरू होगी जब आपने डीसीज को नॉमिनेशन पेपर्स का इख्तियार दे दिया। अगर वो क्लिप भी आपके पास मौजूद है तो आप उसको निकाल सकते हैं। मैंने उसमें बहुत क्लियर कहा था कि डीसीज पॉलिटिकल अपॉइंटेड है और इंटरम गवर्नमेंट जितनी भी है तो सारी पॉलिटिकल है, कोई भी केयर टेकर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शाह, मुमकिन है आपका सिग्नल प्रॉब्लम है। शाह साहब, मैं जरा आपसे बात कर लूँ, आप गालबन लाइन पर हैं। अच्छा सज्जाद साहब, मुझे ये बताइए कि स्ट्रिक्टली मना है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं 8 फ़रवरी को इलेक्शन, तो फिर इस तरह की ये जो मुल्क में हालात हैं, क्या इसको रूटीन काउंट करें, हादसात में काउंट करें, या कि जिस तरह अब्बासी साहब ने कहा वो जो करारदाद लाई गई, फिर वो क्यों लाई गई, किसकी ईमा पे लाई गई, किसके कहने पे लाई गई, फिर उन सेनेटर्स पे कार्रवाई कौन करेगा? जिस बात यह है कि पाकिस्तान तो बड़े अरसे से 9/11 के साथ साथ ही दहशतगर्दी का शिकार है और मुस्तकिल बुनियाद पे दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जंग लड़ रहा है। और ये जो वाकयात अभी रूनुमा हो रहे हैं, इलेक्शन सबूताज करने के लिए दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाइयां हैं जो मुल्क में तरक्की नहीं देख सकते, जमहूरी निजाम नहीं देख सकते। ये वो दहशतगर्द हैं जो मुल्क को कभी फलता फूलता नहीं देख सकते, और ये उन दुश्मन अनासिर का अलायकार है जो दुश्मन अजल से हमारे साथ लगे हुए हैं। तो हमें अपनी कौम को ये बात समझानी है कि आप पुरअमन तरीके से इलेक्शन में जाएं। तमाम सियासी जमातें जा रही हैं, पीटीआई को भी आपने देखा कि बड़ा अच्छा स्पेस मिला है। नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल आपने देखा डॉक्टर यास्मीन राशिद है, बड़ा तगड़ा मुकाबला है। तो ये तमाम चीजें कंडक्ट की तरफ जा रही हैं। इलेक्शन जरूर होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है, इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल तैयारी है। तो ये तमाम चीजें कहीं भी ऐसी नहीं है कि इसमें कोई अफवाह फैलाई जाए या उसको जो है वो ऐसा शिकार बना दिया जाए जुमलों का कि जी इलेक्शन को कोई तात्तुल कराना चाहता है। आपको लगता है मीडिया इसमें मुस्बत किरदार अदा कर रहा है शाह साहब के ये सनसनी फैला रहा है, या कि वो कहता है सवालिया निशान कि यार दिन 15-20 दिन रह गए अभी तक सवालिया निशान? मैं कहता हूँ साजिद के मुस्तनद सोशल मीडिया और मुस्तनद जो सैटेलाइट चैनल है
वो निजी चैनल जो कि परफॉर्मेंस देते हैं पाकिस्तान के लिए, कोई ऐसी उनकी चैनलों से गुफ्तगू नहीं हो रही है। हाँ, अलबत्ता जो नेगेटिव आलायकार हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो दुश्मन के आलायकार हैं, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कौन है, किस पार्टी से उनका ताल्लुक है? वो किसी पार्टी के हो ही नहीं सकता। जब वो पाकिस्तान के नहीं है तो किसी पार्टी के क्या होंगे? वो तो पार्टियों के भी सवाल का बास बनते हैं। वो साजिश है पार्टियों के सियासी रहनुमाओं के खिलाफ डायरेक्ट। सॉरी मैं अगर किसी को बुरा लगे, इसरार साहब भी लाइन पर हैं, शाह साहब कैटेगोरिकली बताइएगा। मैंने ब्रेकिंग देखी, मैंने ऐसी कई बड़े अकाबरीन के स्टेटमेंट देखी कि ये पीटीआई के लोग हैं। देखिए साजिद, मसला ये हो रहा है कि अगर पीटीआई के कोई हलफी कारकुन है, तहरीकी कारकुन है जो कि वाकई हिस्सा है और परमानेंट उनकी मेंबरशिप है, तो बात मान सकता हूं मैं। लेकिन मैंने देखा है कि दहशतगर्द, चोर, क्रिमिनल जो भी होते हैं, वो जराइम पेशा अमूमन जो है किसी सियासी अमरेला के नीचे आ जाते हैं, तो उनको इतनी भीड़ में जो है शनाख्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉल पे रहे, का बात बनते हैं। कॉल पे रहे शाह साहब। इसरार अब्बास साहब, गालबन आप सुन सकते होंगे, ऐसा ही है? जी मैं सुन सकता हूं। मेरा एक, अब क्योंकि आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था, एक मेरा लास्ट सवाल आप लेते जाएं तो फिर हम एक और हमारे गेस्ट लाइन पर हैं, हम उनको भी मौका देंगे। इसरार भाई साहब, अब तगड़े मुकाबले भी हैं हमारे इस इलेक्शन में, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और होने चाहिए। हमारी नेक ख्वाहिशात तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ है, हमारी नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की आवाम के हक में है, और कई मुल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी हो जाए ताकि एक नई अवामी मैंडेट से हुकूमत आ जाए और वो फिर न सिर्फ दुनिया के इन्वेस्टर, पूरी दुनिया में हमारा जो मजबूत किरदार है वो जा सके। तो क्या ये नेगेटिविटी फैलाने वालों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए ताकि वो तासुर भी खत्म हो? के भाई आपने ये बात की, इधर आए, जरा लाइन में आए। पहले तो मैं आपके सवाल से पहले जो आप बात कर रहे थे शाह साहब से, वो ये बात थी कि एक तासुर दिया जा रहा है कि ये जो इब्हाम फैलाने वाले हैं वो पीटीआई से उनका ताल्लुक है। तो पीटीआई तो वो जमात है जिसने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें इसलिए कुर्बान की कि हम इलेक्शन चाह रहे थे, तो हम कैसे चाह सकते हैं कि इलेक्शन ना हो? मैंने अपने पहले भी जब मेरा राब्ता मुनक़ता हुआ, मैंने उस वक्त भी एक बात की कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, एक ऐसा आवाम का फ्रेश मैंडेट मिल जाए और उस फ्रेश मैंडेट के बलबूते के ऊपर वो नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए, नई फॉरेन पॉलिसी बनाए। किसी माशी इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी मजबूत गवर्नमेंट की जरूरत है जो फुल फ्लैट अपना एक माशी प्लान लेके आए। एक बड़ा सियासी एक इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, शायद कौम ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रही होगी। आपको कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सहाफियों से लेके बानी पीटीआई ने इंटरनेशनल मीडिया के लोगों से भी बात की। एक बात तो उन्होंने वो वाजे कर दी कि मुझे अमेरिका का नाम लिया उन्होंने, और फिर पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट। ये अभी तक आप लोगों का ये रवैया है, इंडोर्स करेंगे? देखें अगर हम एक बात मुसलसल कह रहे हैं तो भी आपको एतराज है। अगर हम अपनी कोई बात चेंज करते हैं तो आप हमें यू टर्न का खिताब दे देते हैं। तो पहले तो आप हमें ये बताएं कि हम अपनी बात पे स्टिक करें या अपनी बातों को चेंज कर दिया करें। ये तो एक तरफ इस चीज को रखिएगा। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि अगर एक शख्स जो जेल के अंदर बैठा है, अगर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, अगर किसी फर्दे वाहिद से किसी को कोई मसला है तो उसका पूरे इदारे, पूरी कौम, पूरी फॉरेन पॉलिसी पे इफेक्ट पड़े, क्या आपको लगता है कि आप लोगों नहीं? ऐसा नहीं है ना, हमने कभी भी इदारे को नहीं कहा, हमने हमेशा अफराद के नाम लिए। हमने कभी भी, मैं ये आपके प्रोग्राम से बारहा कह चुका हूं कि एक गलत तासुर किया गया कि हमने इदारों को, हमने लोगों का नाम लिया, हमने अमरीकी अवाम का नहीं, डोनाल्ड लू का नाम लिया, हमने बाकायदा नॉमिनेट किए उन लोगों को। अब मुझे ये बताइए, जब वो फॉरेन जगह इकोनॉमिस्ट पे छपा तो क्यों अमरीकी दफ्तर खारजा को उसकी वजाहतें देनी पड़ी? अगर वो सही ना होता तो वो तो केस कर सकते थे ना हम पे, मानी चेयरमैन पीटीआई के ऊपर वो केस कर सकते थे कि जी आपने ये कैसे कह दिया। लेकिन उसके जवाब में आप ये देखिए कि उन्होंने वजाहती बयानात देने शुरू किए, उसको उनको उन्हीं के लोगों ने उनसे क्वेश्चन करना शुरू किया। इसके साथ साथ दफ्तर खारजा से आप
एक सीनियर ब्यूरोक्रेट और हमारे जो सफीर थे शमशाद ए खान, उनकी आप तकरीर ऑन रिकॉर्ड है, वो आप देख लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अब जरा एक एक मुझे बताते जाए ना, जाते जाते सर, टाइम बहुत कीमती है, मुझे आप ये बताएं कि वो मैं एक आपकी एक खातून वर्कर कह लें, लेकिन उनकी जो सियासी लेगेसी है, उनके वालिद साहब रहे हैं साबिक मिनिस्टर, उफक बलोच साहिबा की मैंने आईडी पर देखा कि पार्टी में पैराशूट टिकट होल्डर नामंजूर पीटीआई में। तो ये तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी में अच्छी बात है ना सर, यहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि डेमोक्रेटिक पार्टी में पैराशूटर क्यों आ रहे हैं? सर सुन तो लीजिए ना। अच्छा। हर एक को अपनी राय का इजहार करने का हक है। जिन खातून का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी पार्टी एफिलिएशन कितनी पुरानी है ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बिल्कुल जानता हूं। तो अगर कोई उनको पैराशूटर कह दे जिनको वो पैराशूटर कह रही हैं, तो फिर ये तो डिबेटेबल चीज है ना। देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी में आज आप देखिए कि 2000 से ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए फ्रॉम पीटीआई। सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से पीटीआई के 5 कैंडिडेट हैं। अब जिस एक कैंडिडेट को टिकट मिलेगा 4 तो उसको तस्लीम नहीं करते ना। ये तो एक हमारी इंसानी जबलत है ना। इसरार अब्बासी को टिकट मिला है? अभी तक ऐसा कुछ फैसला नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि जो भी आइडियोलॉजी होती है पार्टी की, पार्टी के फैसलों को तस्लीम करना चाहिए। हाँ, आप सिंध में फैसले कौन कर रहा है भाई साहब? सिंध में फैसले आपकी पार्टी के कौन कर रहा है? हमारी बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर वो ऑफिस बेयरर्स हैं जो सिंध के सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, कराची के सदर जनरल सेक्रेटरी हैं, और बाकायदा एक कमेटी है जो फैसला करिए। किसी एक शख्स फर्द वाहिद का फैसला नहीं होता। एक बाकायदा एक कमेटी बनी है जो जिसमें सीनियर लोग भी हैं, जिसमें ऑफिस बेयरर्स भी हैं, और वो लोग हैं जो पार्टी के एक एक एप्लीकेंट को जो है प्रॉपरली देख रहे हैं और उसके ऊपर वो फैसला करेंगे। अच्छा, तो आपके नाम हमारे जराए बता रहे हैं फाइनल हो गए? जी, काफी हद तक फाइनल हो चुके हैं। और इसरार अब्बासी साहब रह गए? अगर ऐसा पार्टी का फैसला है कि इसरार अब्बासी साहब सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, तो मैं पार्टी के फैसले के ऊपर सर तस्लीम खम करूंगा। सर तस्लीम खम करेंगे। एक आखिरी सवाल, मैं बड़े चुपते सवाल आपसे कर रहा हूं, उसके लिए कबले माजरत में पहले ही जान की अमान पाऊं। आप 90 से जवाब देना। इसरार अब्बासी 90 से खिदमतगार हैं पीटीआई के, और उनको टिकट नहीं मिला। ये लम्हा फिक्रिया नहीं है, सवालिया निशान नहीं है? देखें, पार्टीज में बाज़ औक़ात इस तरह होता है। मैं आपको बहुत दफा पहले भी मिसाल दे चुका हूं और फिर देता हूं। एतजाज अहसन साहब जो है बेनजीर भुट्टो साहबा की पहली गवर्नमेंट के वजीर दाखिला थे, और वजीर दाखिला सबसे अहम वजीर होता है वजीर आजम के बाद, ये आप जानते हैं। उसी एतजाज अहसन को पीपुल्स पार्टी डिसोन कर रही है। तो क्या एतजाज अहसन की खिदमत खत्म हो गई, पार्टी के साथ उसकी लॉयल्टी खत्म हो गई? ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात होता यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आपके हलके में जो कैंडिडेट आएगा पीटीआई का, आप उसकी कैंपेन चलाएंगे? डेफिनेटली, मैं अपनी पार्टी के फैसले का पाबंद हूं। मैं एक पार्टी, क्योंकि मैं पार्टी हूं, मैं पार्टी का फाउंडर हूं, मैं पार्टी को देखूंगा, शख्सियत को नहीं देखूंगा। तो पार्टी को इसरार अब्बासी नजर नहीं आया, और ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे डिफरेंट पार्टीज में जिनकी पूरी पूरी जिंदगी उस पार्टी में रह गई, लेकिन टिकट कल के छोकरों को मिला। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बाज़ औक़ात एक ऐसा परफॉर्मर होता है। मैं एक और मिसाल दे देता हूं आपको, जाते जाते आप फिर कहेंगे। माजिद खान जो है वो इमरान खान साहब के आइडियल क्रिकेटर थे, जिनको देख के इमरान खान ने क्रिकेट खेलनी शुरू की। लेकिन जब इमरान खान 83 में कैप्टन बने तो माजिद खान की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी, और एज ए कैप्टन जो पहला ड्रॉप किया किसी प्लेयर को, वो माजिद खान को किया इमरान खान ने, और उनकी जगह कराची से मंसूर अख्तर को मौका दिया। तो ये उस वक्त की डिसीजन मेकिंग होती है कि जो ये समझते हैं कि मौजूदा हालात में कौन बेहतर कैंडिडेट है जो पार्टी को रिप्रेजेंट। क्या बात है, बड़ा बेहतरीन जवाब दिया आपने। चले, बहुत शुक्रिया आपका इसरार अब्बासी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और पार्टी के साथ अपनी लॉयल्टी को बरकरार रखा। बहुत शुक्रिया आपका। सजा साहब, लास्ट में आपका टाइम भी कीमती है, मुझे लास्ट में आप ये भी बताते जाएं, इलेक्शन तो हो रहे हैं और होने भी चाहिए। हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं इलेक्शन के साथ हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के साथ हैं। मुझे ये बताइए, ग्राउंड पर आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं, या कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी? देखिए जी, अगर आप ये तज्जिए के तौर पर पूछ रहे हैं कि क्या नजर आ रहा है, तो एक जर्नलिस्ट होने के नाते हकीकत सी मेरी एक सोच है जो मैं समझ सकता हूँ कि बनेगी तो कोलिशन गवर्नमेंट, ये बात तो तय, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि हम वजीर आजम बिलावल भुट्टो को ले आएंगे। दावे बहुत हो रहे हैं। नवाज शरीफ पार्टी की तरफ से बाकायदा मुस्लिम लीग नून का दावा है
कि हम हुकूमत बनाएंगे चारों सूबों में। और इसी तरह पीटीआई ने दावा किया था कि हम खंबा भी खड़ा करेंगे तो उसको वोट मिलेगा। तो बात यह है कि दावे सबके बड़े बड़े, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का अपना दावा है, मुस्लिम लीग सेक्शनल का अपना दावा है, JUIF का अपना दावा है, जमहूरी मुल्क है, 13-14 सियासी जमातें हैं, और इसी में जो है वो कुछ मजहबी और सियासी जमातें भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, आजाद उम्मीदवार भी ले रहे हैं। तो देखना अब ये है कि आवाम जो है वो किस जगह पे खड़ा कर देती है, क्योंकि वोट आवाम का कौमी फरीजा है जो आवाम ने अदा करना है। बहुत शुक्रिया आपका सैयद सज्जाद अली शाह, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। इस वक्त में ज्वाइन किया है, आप कैंडिडेट हैं NA के, नेशनल असेंबली के NA 234 के, सरदार बाबर अब्बासी साहब। अब्बासी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। अब्बासी साहब, आपके हलके की क्या सूरत हाल है? गली मोहल्ले, आम आदमी को नौकरी, पानी, बिजली, गैस, आपके हलके के मसाइल क्या है? और उस मसाइल को हल करने के लिए बाबर अब्बासी ने इंतखाब किया आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का, तो क्या विजन है सर, क्या करेंगे आप? विजन लोगों की खिदमत है साजिद भाई। बाकी मसाइल तो आपको पता पूरी कराची में ही, कोई मेरे हल्के में नहीं है। सारी कराची के मसाइल एक जैसे ही हैं, पानी, गलियां, हर चीज खराब पड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल में कोई एक दिन में ही तो हम नहीं कर सकते, ना करवा सकते हैं, लेकिन ये एक बात जरूर है कि हारें या जीतें तब भी हल्के के लोगों के साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके सब काम करते रहेंगे ताकि ये काम खत्म हो। और जो हाथ पे हाथ धर के बैठे वो काम हम नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जीतें या हारें, इलाके में रोजमर्रा की बुनियाद पर काम होगा, देखा जाएगा जो है ना। और जो इलाके में और जो जीत जाएगा कैंडिडेट, अगर आप या कोई भी जीतेगा, तो होना तो ये चाहिए कि वो कैंडिडेट भी उसी हलके में रहे। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ वो कैंडिडेट या इस्लामाबाद में होते हैं, या बहरिया टाउन होते हैं, या DHA होते हैं, और वो कॉलोनी, वो मुतवसत तबके का आदमी, मुज़फ़्फ़ाती कॉलोनियों का आदमी, वो फिर अपने MPA को, MNA को ढूंढता रहता है। नहीं इंशाल्लाह सर, पहली बात है कि उनके लिए मिठाई भी लेके जाएंगे, उनको केक भी खिलाएंगे, और फिर इंशाल्लाह काम के लिए उनके घर के बाहर भी जाएंगे और उनको लाएंगे जरूर इलाके में। मेरे ख्याल में आवाम में शऊर आ गया कि वो पहली बात है कि वोट ही देख, जो वोटर्स जो वोट डालेगा ना, वो सबसे पहले अपनी गली आसपास देखेगा कि मेरी गली में कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है, पानी है, नहीं है, मेरे जो है ना मुझे तहफ़्फ़ुज़ है, नहीं है, तब वो आज वोट डालेगा। अब इतना आसान नहीं है कि आप वोट ले लें। इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल हर आदमी के पास है, लोग सब कुछ देख रहे हैं, कराची सबको नजर आ रही है, आंखें सबके साथ लगी हुई हैं, तो इंशाल्लाह लोग देख कर वोट डालेंगे जो है। ठीक है, मुझे लास्ट में ये भी बताइएगा कि एक करारदाद लाई गई थी सेनेट में, और उस करारदाद में रीजन और मतन उसका ये था कि 2 सूबों में वॉर एंड टेरर के इशूज हैं। आज भी एक आज़ाद उम्मीदवार से लेकर एक मुस्लिम लीग रहनुमा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तो ये मुल्क किस सिमत जा रहा है? ये कौन मुल्क दुश्मन अनासरीन है? क्या ये इलेक्शन को सबूताज करने जा रहे हैं? ये करने क्या जा रहे हैं? देखिए आपको एक पता है कि जब से फलस्तीन का जो मामला हो रहा है या चल रहा है, या अफगानिस्तान के अंदर से अफगानियों के जाने का मामला हुआ, तो हमारे मुल्क को जो है ना, ये तो दरपेश चैलेंजेस हैं। इस पे कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है ना दहशतगर्दी के हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर सही मायनों में मुल्क में वाकई दहशतगर्दी के खतरात हैं तो जान से अजीज इलेक्शन नहीं है और मुल्क से ज्यादा इलेक्शन अजीज नहीं है। अगर मुल्क सलामत है तो इलेक्शन भी होंगे, सब चीजें हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये देख लेना चाहिए, मैंने जैसा कहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, दूसरे लाइन ऑर्डर मेंटेन करने वाले इदारे हैं, अगर वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं कि भाई मुल्क के हालात सही, तो 1-2 महीने आगे भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सबसे पहले कौम और मुल्क को देखना होता है कि मतलब हमारे मुल्क में क्या हम लोगों को इसी तरह कत्ल करवाते रहें, मरवाते रहेंगे और हमें इलेक्शन चाहिए, हमें सीट चाहिए, ऐसा नहीं होता। हुकूमत चल रही है अभी, अगर 2 महीने 3 महीने आगे चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हालात ऐसे होते हैं कि सर्दियों का मौसम होता है, वैसे भी जो है ना स्नोक होती है, बर्फबारी पड़ती है, सारी चीज है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। तो थोड़े आगे चलेंगे तो कोई मसला नहीं है, जाने चाहिए आगे, मुल्क के लिए आगे चले जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। सरदार बाबर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।